नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा 9वां अध्याय है और इसमें आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड का जो 11वां जिला है बागेश्वर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये परीक्षा वाणी में दिए गए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो बागेश्वर जिले से संबंधित है। तो सबसे पहले बागेश्वर जनपद की बात करें तो यह मध्य हिमालय घाटी में स्थित है, यानी जो मुख्य या जो बागेश्वर नगर है तो मध्य हिमालय में स्थित है। और जिले के रूप में गठन की बात करें तो 15 सितंबर 1997 को यह जिले के रूप में गठित किया जाता है। तो एक साथ दो जिले बनाए जाते हैं 15 सितंबर 1997 को, बागेश्वर और चंपावत, और उसके बाद 16 सितंबर को रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया जाता है। तो बागेश्वर जिले की बात करें तो कुमाऊं का एक जिला है, 15 सितंबर 1997 को बना और मध्य हिमालय घाटी में यह स्थित है। इसे उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। तो बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। और जिला बनने से पहले यह अल्मोड़ा की तहसील थी। तो जिला बनने से पहले यह अल्मोड़ा में तहसील के अंतर्गत बागेश्वर को रखा गया था। उसके बाद 15 सितंबर 1997 को यह जनपद बनता है। तो यानी बागेश्वर का गठन भी हमारे उत्तराखंड बनने से पहले ही हो गया था 1997 में। इसके बाद यहाँ पर इसे उत्तर का वाराणसी कहा गया है, पवित्र क्षेत्र है। और यहाँ पर भगवान शिव द्वारा बाघ के रूप में विचरण का वर्णन मिलता है और इसके कारण यहाँ इसको व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है। तो कहा जाता है यहाँ पर भगवान शिव के द्वारा बाघ के रूप में विचरण किया गया था, जिसके कारण इसे व्याघ्रेश्वर भी कहते हैं। और यहाँ पर बागेश्वर मंदिर भी है जो व्याघ्रेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर संगम की बात करें तो दो प्रमुख और पवित्र नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, सरयू और गोमती। सबसे अगर हम कुमाऊं की गंगा कहें तो कुमाऊं की गंगा सरयू को माना जाता है और कुमाऊं में जो सबसे पवित्रतम नदी है तो वह सरयू को माना जाता है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी। इसके बाद यहाँ पर जो बागेश्वर नगर है तो इसके चारों ओर जो प्रमुख स्थान स्थित हैं, तो पूर्व में भीलेश्वर और पश्चिम में नीलेश्वर नामक यहाँ पर पर्वत स्थित हैं। तो पूर्व में भीलेश्वर और पश्चिम में नीलेश्वर। इसके अलावा उत्तर दक्षिण में कुंड है, उत्तर में सूरज कुंड है और दक्षिण में अग्नि कुंड स्थित है। तो ये चारों तरफ बागेश्वर नगर के ये प्रमुख जो यह पर्वत और कुंड दोनों तरफ स्थित है। सरयू और गोमती का यहाँ पर संगम होता है बागेश्वर में और इसे यहाँ पर समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला जो संगम भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अदृश्य सरस्वती का भी संगम माना जाता है कि यहाँ पर पहले सरस्वती नदी का भी संगम होता था, यानी 3 नदी यहाँ पर मिलती थी, सरयू, गोमती और सरस्वती, लेकिन बाद में वह अदृश्य हो जाती है सरस्वती। समस्त पापों से मुक्ति प्रदान वाला संगम कहा जाता है और भगवान सदाशिव की धर्मपरायण भूमि यह पूजनीय मानी जाती है। यानी जो बागेश्वर है तो भगवान शिव की धर्मपरायण भूमि से माना जाता है और पूजनीय बताई जाती है। इसके अलावा मानस खंड में सरयू और गोमती के मध्य नीलगिरी पर्वत का उल्लेख है, यानी जो सरयू और गोमती के मध्य क्या है, नीलगिरी का उल्लेख है और नीलगिरी बागेश्वर का ही नाम है। तो यानी मानस खंड स्कंद पुराण का भाग है और यह जो मानस खंड कुमाऊं से संबंधित है। तो सरयू और गोमती के मध्य नीलगिरी नामक स्थान बताया गया, यानी जो बागेश्वर है तो उसके लिए नीलगिरी शब्द का प्रयोग किया गया है और कहा गया है कि नील पर्वत साधारण पर्वत न होकर मेरु यानी जो सुवर्णाचल है तो उसके समान पवित्र है, पवित्र क्षेत्र से बताया गया है। यानी जो नील पर्वत है वो साधारण नहीं है, पवित्र है, मेरु पर्वत की तरह या सुवर्णाचल की तरह पवित्र है। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख ग्रंथ हैं जिसमें मत्स्य पुराण है, तो मत्स्य पुराण में नील पर्वत को पवित्र तीर्थ एवं पितृ कर्म हेतु अति योग्य स्थान बताया गया है। तो मत्स्य पुराण में भी बागेश्वर यानी नीलगिरी का वर्णन है, नील पर्वत के रूप में कहा गया है कि यह जो क्षेत्र है पवित्र क्षेत्र है और पितृ कर्म हेतु यहाँ पर अति योग्य स्थान है। इसके अलावा मानस खंड में वर्णन है कि यहाँ पर जो भगवान शिव के गण रहते हैं चंडीस, तो उनके द्वारा यहाँ पर असी तीर्थ की रचना या महाक्षेत्र की रचना की जाती है।
और जो यह महाक्षेत्र है तो सरयू और गोमती के मध्य नील पर्वत से सूर्य तीर्थ के ऊपरी भाग में व वरुणा व अग्नि तीर्थ के ऊपर यहाँ पर महाक्षेत्र का निर्माण किया जाता है या रचना की जाती है। और यह जो महाक्षेत्र कहा गया है तो यह बागेश्वर के लिए कहा गया है। तो माना जाता है जब भगवान शिव के गण ने महाक्षेत्र की रचना की और इसका जो महात्म्य है या इसको तुलना की जाती है तो इसे वाराणसी के साथ तुलना की जाती है। तो वाराणसी के समान इसे बनाया जाता है। और कहते हैं जब यह बात सबको पता चलती है तो भगवान शिव माँ पार्वती सहित यहाँ पर आते हैं। तो जब यहाँ पर आते हैं तो गणनायकों जो उनके साथ गणनायक रहते हैं भगवान शिव के साथ, तो उनके द्वारा यहाँ पर वाणेश्वर के रूप में भगवान शिव की स्तुति की जाती है। और इसी कारण इसको वागीश, वाणेश्वर या बागेश्वर या बागनाथ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बागनाथ या बागेश्वर यहाँ पर मंदिर भी स्थित है और यहाँ पर भगवान शिव को वाणेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार यह एक पवित्र स्थान है। इसके बाद बागेश्वर मानसखंड में जो सरयू है तो उसे गंगा के समान पवित्र कहा गया है और गोमती की तुलना की गई है यमुना से। तो यमुना नदी से गोमती की तुलना और सरयू की तुलना गंगा से की गई है। तो यानी सरयू को गंगा के समान पवित्र और गोमती को यमुना के समान बताया गया है। ये वर्णन है मानसखंड में और मानसखंड कुमाऊं से संबंधित है। नीलगिरी, विंध्य, सुवर्णाचल और पीपल अक्षयवट है। तो यहाँ पर नीलगिरी इसे कहा गया है, विंध्य या सुवर्णाचल से इसकी तुलना की गई है और जो यहाँ पर पीपल वृक्ष है तो वह अक्षयवट के समान बताया गया है। इसके अलावा माधव की मूर्ति यहाँ पर है। बिंदु माधव दो नदियों के संगम पर है और इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। और इसका दूसरे रूप की बात करें तो वागीश, विश्वेश्वर और इसे वाराणसी का दूसरा नगरी के रूप में इसे वाराणसी का दूसरा रूप कहा जा सकता है। तो इसे वाराणसी के समान बताया गया है। इसी कारण यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती आते हैं और जो उनके गण रहते हैं तो वो वाणेश्वर के रूप में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा जो बागेश्वर है तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे हम कत्यूरी काल की बात करें या उसके बाद हम ब्रिटिश काल में भी देखते हैं, सरयू और गोमती के इस पवित्र संगम पर यहाँ पर कुली बेगार प्रथा का भी अंत हमें देखने को मिलता है 1921 में। तो यहाँ पर जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कत्यूरी शासक भूदेव के प्रस्तर शिलालेख प्राप्त होते हैं 9वीं सदी के और यह बागेश्वर मंदिर परिसर में उत्कीर्ण किए गए हैं। और इस लेख में बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। तो इस लेख में भी बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहकर संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर कत्यूरी शासक भूदेव का शिलालेख प्राप्त होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूदेव कत्यूरी शासक रहते हैं, उनका यहाँ पर शिलालेख प्राप्त होता है। इसके बाद बागनाथ मंदिर की बात करें तो सरयू गोमती के संगम पर भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर है। इसे व्याघ्रेश्वर, वाणेश्वर भी कहा जाता है। चंदवंशी यहाँ पर जो लक्ष्मी चंद थे 1602 में इसका पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो 1602 में चंदवंशी राजा रहते हैं लक्ष्मी चंद, तो उनके द्वारा यहाँ पर बागनाथ मंदिर या बागेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अलावा यहाँ पर कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। बागेश्वर से दूरी की बात करें तो 8 किलोमीटर दूरी, बागेश्वर से 8 किलोमीटर दूर गौरी गुफा स्थित है। इसके आसपास जो निकट है 5 किलोमीटर की दूरी पर हक मंदिर है और 500 मीटर आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर चंडिका मंदिर स्थित है। इसके बाद बागेश्वर का अगला जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है तो वह है कौसानी। कौसानी की बात करें तो कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ पहाड़ी पर यह क्षेत्र स्थित है। कौसानी एक मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ पहाड़ी पर है। समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थल स्थित है। और यहाँ पर अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहाँ पर हिमालय दर्शन, हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं और सूर्योदय व सूर्यास्त का यहाँ पर मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। पहले कौसानी अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत था, लेकिन अब यह बागेश्वर के अंतर्गत है। तो यानी जब तक बागेश्वर नहीं बना था तब तक यह अल्मोड़ा के अंतर्गत शामिल था। इसका जो प्राचीन नाम है तो बलना के नाम से इसे जाना जाता है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है।
कौसानी का प्राचीन नाम बलना। और जो कौसानी नामकरण है तो माना जाता है यहाँ पर कौशिक मुनि के द्वारा तपस्या की गई थी, उनकी तपस्थली थी, तो इसके कारण इसका नाम कौसानी पड़ा है। इसके बाद यहाँ पर कौसानी हिमालय का एक विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करता है, यानी एक बड़ा भूभाग हिमालय का यहाँ से देखने को मिलता है। तो एक विस्तृत दृश्य यहाँ पर कौसानी से हिमालय का देखा जा सकता है। तो यहाँ से काफ़ी चोटियाँ देखने को मिलती है, जिसमें चौखंबा हो गए, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचाचूली, नंदा गुंटी। तो ये कुछ प्रमुख पर्वत हैं, उत्तराखंड के प्रमुख शिखर हैं जो कौसानी से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सामने कत्यूर घाटी स्थित है, जहाँ पर कत्यूरों की राजधानी भी रहती है। तो सूर्योदय का मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। 1929 में यहाँ पर पंडित नेहरू और महात्मा गांधी जी आते हैं और महात्मा गांधी यहाँ पर 14 दिनों तक प्रवास करते हैं या यहाँ रहते हैं। और अपने यंग इंडिया के लेख में उन्होंने कौसानी से प्रभावित होकर इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। तो कौसानी से प्रभावित होकर उन्होंने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। और इसके अलावा उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड है हर्सिल, और गढ़वाल का स्विट्जरलैंड है चोपता। इसके बाद गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया, यानी गांधी जी कौसानी में जहाँ पर रुके, वहाँ पर अनासक्ति आश्रम की स्थापना की गई। तो अनासक्ति आश्रम की स्थापना कौसानी में, और जहाँ पर गांधी जी रुके थे। इसके अलावा उन्होंने गीता का अनासक्ति योग भी यहाँ पर लिखा था। सरला बहन गांधी जी की शिष्या थी, उन्होंने कौसानी में ही लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। तो यहाँ पर अनासक्ति आश्रम भी है, लक्ष्मी आश्रम भी है, जिसकी स्थापना सरला बहन के द्वारा की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर महान जो प्रकृति प्रेमी है कवि सुमित्रा नंदन पंत, तो उनकी जन्म स्थली भी यही कौसानी क्षेत्र है। और कौसानी में जहाँ उनका जन्म स्थल है, तो वहाँ पर पंत वीतिका पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो पंत वीतिका नाम से एक लघु संग्रहालय की स्थापना की गई सुमित्रा नंदन पंत का, जहाँ घर में जन्म हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ के गोपीदास हैं, तो वो कौसानी के इस सौंदर्य से काफ़ी प्रभावित थे। इसके अलावा यहाँ पर कौसानी में चाय बागान है, ग्रियास टी का यहाँ पर उत्पादन होता है। और इसके निकट स्थलों की बात करें तो पिनाकेश्वर महादेव यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, बोरा पिपनाथ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और निकट ही एक भकोट नामक स्थल भी है जो एक पर्यटक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये प्रमुख यहाँ पर कौसानी से संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद अगला दर्शनीय स्थल है बैजनाथ। तो बैजनाथ की बात करें, गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर मंदिरों का समूह है बैजनाथ मंदिर समूह। तो यह बागेश्वर में स्थित है। गोमती और गरुड़ गंगा का यहाँ पर संगम होता है, और मंदिर के साथ यहाँ पर एक संग्रहालय भी है। तो मंदिर के साथ एक संग्रहालय भी बैजनाथ में स्थित है। और बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद यानी आदमी के समान माँ पार्वती की पत्थर की एक बनी मूर्ति है। और यह पत्थर की बनी हुई है, लेकिन यह जो मूर्ति है तो यह कांसे से बनी हुई मूर्ति का भ्रम पैदा करती है, यानी कांसे से बनी हुई मूर्ति प्रतीत होती है। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर के समीप एक चौपड़ चबूतरा है जो कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का प्रमाण है। तो बैजनाथ में जो कत्यूर घाटी है, तो यहाँ पर कत्यूरी राजाओं की राजधानी के जो ध्वंसावशेष हैं वह यहाँ पर मौजूद है। चौपड़ एक चबूतरा मिलता है, जिसके जो पुरातत्वविद हैं तो वह अनुमान लगाते हैं या कत्यूर राजाओं की राजधानी रही होगी। बैजनाथ मंदिरों का कत्यूरी, चंद और गंगोली राजाओं द्वारा जीर्णोद्धार करवाए गए। यानी जो ये बैजनाथ मंदिर समूह है, तो इसका समय समय पर यहाँ पर कत्यूरी, उसके बाद चंद और कुछ समय गंगोली राजाओं के द्वारा यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। इसके बाद बागेश्वर जनपद का अगला दर्शनीय स्थल है पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर स्थित है यहाँ पर बागेश्वर और चमोली में। तो नंदाकोट शिखर के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, यानी 2 जिलों में यह ग्लेशियर आता है। तो लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 380 मीटर ये चौड़ा यह ग्लेशियर है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। लेकिन जब हम कुमाऊं की बात करते हैं तो कुमाऊं का पिथौरागढ़ में स्थित मिलम ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाता है, क्योंकि अगर यह गढ़वाल में इसका कुछ भाग नहीं आता तो यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाता, दूसरा पिंडारी। लेकिन उत्तराखंड का सबसे बड़ा दूसरा ग्लेशियर है पिंडारी। तो यहाँ पर मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग तथा भोजपत्र के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं।
इसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो अगला जो दर्शनीय स्थल है कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर। तो बैजनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर डंगोली के पास यहाँ पर कोट भ्रामरी का मंदिर है और कोट भ्रामरी को कत्यूरों की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। इसके बाद अगला जो दर्शनीय स्थल है पांडु स्थल। तो पांडु स्थल की बात करें कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर है, तो बॉर्डर पर यह स्थान है और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत रमणीक स्थल है, यह मनोरम स्थल है और माना जाता है कि अज्ञातवास में पांडवों के द्वारा कुछ समय यहाँ पर प्रवास किया गया था, जिसके कारण इसको पांडु स्थल के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर सुप्रसिद्ध एक मेला आयोजित किया जाता है इसी पांडु स्थल में। इसके बाद अगला दर्शनीय स्थल है भद्रकाली। तो बागेश्वर से 33 किलोमीटर की दूरी पर शक्तिपीठ है और कुमाऊं में गढ़वाल के समान जो काली मठ है गढ़वाल में, तो उसके समान यहाँ पर भद्रकाली को माना जाता है और यहाँ पर 3 स्वरूपों की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो यानी माता के 3 स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और इसे गढ़वाल में जो जिस प्रकार से काली मठ मंदिर है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भद्रकाली मंदिर स्थित है। तो बागेश्वर से दूर यह एक शक्तिपीठ है। तो ये थे बागेश्वर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसकी जो PDF है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।